तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, प्रोलॉन्ग्ड कीमोथेरेपी किस चीज़ को लीड करती है? प्रोलॉन्ग्ड कीमोथेरेपी लीड करती है बोन मैरो डिप्रेशन को। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर से याद रखना। इसीलिए उन पेशेंट की क्या होती है, जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है, उनको उनकी इम्यूनिटी लो होती है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये आ सकता है प्रोलॉन्ग्ड कीमोथेरेपी जो जिन भी पेशेंट्स को चल रही होती है, पहली चीज़ उनकी इम्यूनिटी लो होती है, और दूसरी चीज़ हम क्या बताएंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी से पहले हम पेशेंट को क्या देते हैं, तो एंटी एमेटिक देते हैं। ठीक है, एंटी एमेटिक ड्रग्स आप उनको देंगे, क्योंकि कीमोथेरेपी में क्या होता है, वोमिटिंग इंड्यूस करती है कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर से इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला, कीमोथेरेपी जिन पेशेंट्स को चल रही होती है उनमें बोन मैरो डिप्रेशन देखने को मिलता है, दैट्स वाई उनकी इम्यूनिटी भी क्या होती है, लो होती है। और दूसरा, कभी भी अगर किसी भी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है तो उससे पहले उसे कौन सी ड्रग्स देंगे, तो हम क्या देते हैं उनको, हम उनको देते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स। ओके, सो अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम चलेंगे, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किसी भी यूटीआई किसी को भी है, पहला क्वेश्चन तो इससे क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि यूटीआई किसकी वजह से होता है, तो आंसर क्या है, ई कोलाई। ठीक है, पहला पॉइंट इससे बनता है कि यूटीआई किसकी वजह से हो सकता है, यूटीआई होता है ई कोलाई की वजह से मोस्ट कॉमनली। ठीक है, सेकंड है, यूटीआई में आप कैसे ड्रिंक्स लेने को बोलेंगे पेशेंट को, तो हमेशा जो भी पेशेंट होता है जिसको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं आप ऐसा ऐसा फ्लूइड लो जो यूरिन को क्या बनाता हो, या यूरिन को एसिडिफाई करता हो। ठीक है, एसिडिफाई करता हो, यहाँ पर लिखा हुआ फूड एंड फ्लूइड्स दैट एसिडिफाई नीड टू बी इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो यूटीआई में हम पेशेंट्स को क्या बोलते हैं कि ऐसा फ्लूइड्स आपको लेना है जो यूरिन को कैसे बनाते हो, एसिडिक बनाते हो। ठीक है, इससे यूटीआई होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसमें से थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि इसीलिए हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आपको क्या लेना है, क्रैनबेरी जूस। ये मॉसबी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर किसी भी वुमेन को यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसे कौन सा जूस लेने के लिए हम बोलेंगे, क्रैनबेरी जूस। तो ये तीन क्वेश्चन यूटीआई के आप याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन यूटीआई किसकी वजह से होता है, ई कोलाई की वजह से होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ई कोलाई की वजह से होता है। दूसरा क्वेश्चन, हमेशा कैसी फ्लूइड्स हम उन्हें बोलेंगे पीने के लिए जो यूरिन को कैसे बनाती हो, एसिडिक बनाती हो, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और तीसरा है ये मॉसबी का क्वेश्चन है, अगर किसी को यूटीआई हो रहा है तो हम उनको क्या पीने को बोलेंगे, क्रैनबेरी जूस पीने के लिए कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं यूटीआई से। यूटीआई फीमेल्स में ज़्यादा क्यों होता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है। तो फीमेल्स में ज़्यादा क्यों होता है, दो रीज़न होते हैं, एक तो शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा की लेंथ शॉर्ट होती है, और दूसरा जो यूरिथ्रा होता है वो एनल की प्रॉक्सिमिटी जो होती है उसकी क्लोज होती है, एनल और यूरिथ्रा की प्रॉक्सिमिटी क्लोज होती है, और दूसरा यूरिथ्रा की लेंथ शॉर्ट होती है। तो ये दो रीज़न होते हैं जो यूटीआई को कॉज करते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इस पॉइंट से। ठीक है, तो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एसिड या एसिडिफाई जो यूरिन को करता हो वो फ्लूइड लेने को बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑल कीमोथेरेपिक ड्रग्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे, ऑल कीमोथेरेपिक ड्रग्स क्या करती हैं, डायरिया करवाती है, लेकिन विनक्रिस्टिन एक ऐसी कीमोथेरेपेटिक ड्रग है जो क्या कराती है, कॉन्स्टिपेशन कराती है या फिर पैरालिटिक इलियस कराती है। तो ये क्वेश्चन टारगेट हाई में है, वहाँ पर से आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आपको कि ऑल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो होती हैं, सारी कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स डायरिया करवाती हैं, बट विनक्रिस्टिन अकेली एक ऐसी कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स है जो जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगला है कंजक्टिवाइटिस। अगर किसी भी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है तो नर्स उसको किस चीज़ के लिए बोलेगी, नर्स उसको बोलेगी कि जो आपके पुराने लेंस हैं, डिस्कार्ड ओल्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड ऑब्टेन न्यू वन। ठीक है, नर्स क्या बोलेंगी कि ओल्ड कॉन्टैक्ट लेंस को डिस्कार्ड कीजिए और नए कॉन्टैक्ट लेंस लीजिए। इसमें कई सारे ऑप्शन आपको देगा कि पुराने वालों को धो के पहन लें, नहीं, अगर कंजक्टिवाइटिस है पेशेंट को तो उसको अपने पुराने जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो डिस्कार्ड करने ही पड़ेंगे और नए लेके लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरमीडिएट इंसुलिन। इंटरमीडिएट इंसुलिन का पीक कब होता है, और तो इसका पीक आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पीक होता है 6 to 14 आवर्स और एक्शन होता है 16 to 20 आवर्स में। तो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अभी तक हम कहाँ पर पहुँच गए, हम पहुँच गए पॉइंट नंबर 4 पे, इंटरमीडिएट इंसुलिन, ठीक है। ये याद कर लीजिए, इंसुलिन का पीक और वो पूछा जाता है कई बार। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, कीमोथेरेपी बोन मैरो डिप्रेशन करता है, ठीक है। दूसरा आता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ऐसे फ्लूइड लेने को बोलेंगे जो यूरिन को एसिडिक बनाती हो। तीसरा आता है हर वो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, सारी कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स डायरिया कॉज करती है, सिर्फ विनक्रिस्टिन है जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। चौथा है इंटरमीडिएट इंसुलिन का पीक टाइम क्या होता है 6 to 14 आवर्स, और उसका एक्शन जो होता है वो 16 to 24 आवर्स के लिए, 20 आवर्स के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में क्या देखने को मिलता है, रिंगिंग इन द एयर, ठीक है, रिंगिंग सेंसेशन इन एयर। कई बार पूछा जाता है अगर किसी पेशेंट को एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, रिंगिंग इन द एयर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आयोडीन प्रिपरेशन यूज टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म अगर किसी पेशेंट को है तो उसको हम किससे ट्रीट करते हैं। यहाँ पर पढ़ लीजिए, यूज टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म आयोडीन डिक्रीजेज द ब्लड फ्लो थ्रू द थायरॉयड ग्लैंड। Iodine decreases the blood flow through the thyroid gland and reduces the production and release of thyroid gland, ठीक है। आयोडीन क्या करता है, जो फ्लो है, जो ब्लड फ्लो है थायराइड ग्लैंड को उसको कम कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब ब्लड फ्लो थायराइड ग्लैंड को कम हो जाता है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है और जो रिलीज़ है थायराइड हार्मोन का वो कम हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उसका ब्लड फ्लो कम करने के लिए हम उसको देते हैं आयोडीन प्रिपरेशन, ठीक है। इसीलिए आयोडीन प्रिपरेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है लेरेंजेक्टमी। लेरेंजेक्टमी में अगर किसी भी पेशेंट की लेरेंजेक्टमी हुई है तो उसका फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है हमें 3 लीटर टू कीप सिक्रेशन थिंग। उसको किसी भी पेशेंट की लेरेंजेक्टमी हुई है तो उसे एक दिन में 3 लीटर या उससे ज़्यादा पानी देना है ताकि जो सिक्रेशंस है आ रहे हैं वो थिन आए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसमें लिखा हुआ है एनक्लेक्स में कि लेरेंजेक्टमी के बाद हम उन्हें क्या करने को बोलते हैं, ईसोफेजियल स्पीच एक थेरेपी होती है वो देते हैं। तो लेरेंजेक्टमी के बाद कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेरेंजेक्टमी के बाद आप क्या करवाते हैं पेशेंट को, ईसोफेजियल स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोफ्रुंटोइन, ठीक है। नाइट्रोफ्रुंटोइन क्या है, गिवन फॉर दिस वन यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्लाइंट शुड हैव 2 to 3 लीटर फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन। नाइट्रोफ्रुंटोइन किसके लिए दी जाती है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एक ड्रग दी जाती है ये वाली नाइट्रोफ्रुंटोइन। और इसके साथ नर्स को क्या ध्यान रखना है, जब भी किसी पेशेंट को यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए नाइट्रोफ्रुंटोइन दी जा रही है उसको 2 से 3 लीटर पानी पिलाना है, उसको 2 से 3 लीटर पानी पिलाना है, ठीक है, ताकि क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि नाइट्रोफ्रुंटोइन क्या करती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन करती है। तो एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस क्या होता है, कई बार पूछा गया है, रायपुर में भी पूछा गया था। पैरालिटिक इलियस क्या होता है, इनेबिलिटी टू पास फ्लेटस। फ्लेटस पास नहीं कर पाता है जब पेशेंट, उस कंडीशन को कहते हैं पैरालिटिक इलियस, ठीक है। जो गैस का मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है, पैरालिटिक इलियस। नेक्स्ट है बीपीएच। बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। इसके जो साइन एंड सिम्टम है बहुत पूछे जाते हैं। जब भी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया आप पढ़ोगे तो उसके साइन एंड सिम्टम में ही आपका सारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनता है। सबसे इनकंटिनेंस इन लार्ज प्रोस्टेट, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो उसमें शो होती है ड्रिबलिंग, ठीक है। जी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, वहाँ पर पहला ड्रिबलिंग अगर आपको दिख रहा है तो ड्रिबलिंग भी क्या होता है, बीपीएच का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे मेन क्या होता है, जो उसकी स्ट्रीम होती है, यूरिन की जो स्ट्रीम होती है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। और
एक और है, जो भी बीपीएच का पेशेंट होता है वो यूरिन स्टार्ट करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, करने के बाद रोकने में डिफ़िकल्टी होती है, उसकी जो स्ट्रीम होती है यूरिन की वो बहुत पतली होती है। ठीक है, ये तीनों जो सिम्टम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन के बाद ड्रिबलिंग होना, यूरिन स्टार्ट होने में दिक्कत होना, यूरिन को स्टॉप करने में उसके बाद दिक्कत होना, और उसकी जो स्ट्रीम है वो क्या होनी, बहुत ही ज़्यादा, यूरिन की जो स्ट्रीम है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर बीपीएस से। तो अब हम इन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। प्रोलॉन्ग कीमोथेरेपी, बोन मेरो डिप्रेशन, यूरिन ट्रैक्ट में एसिडिफाई यूरिन, सारी कीमोथेरेपेटिक डायरिया करती है। विनक्रिस्टिन अकेली है जो कॉन्स्टिपेशन करती है। कंजक्टिवाइटिस में उसे बोलेंगे नहीं, आपके पुराने लेंस नहीं चल सकते, नए मंगाओ। इंटरमीडिएट इंसुलिन 6 से 14 घंटे तक उसका पीक एक्शन होता है और 16 से 20 उसका एक्शन होता है। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी अगर किसी को भी हो रखी है, उसके रिंगिंग इन एयर सुनाई देगा उसे, ठीक है, रिंगिंग सुनाई देगा। आयोडीन प्रिपरेशन दिया जाता है उस पेशेंट को जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड में जाने वाले ब्लड को कम कर देगा, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा और हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीट हो जाएगा। लैरेंजेक्टमी अगर किसी भी पेशेंट की कर रखी है तो लैरेंजेक्टमी वाले पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएंगे ताकि उसका सीक्रेशन थिन हो, और उसको ईसोफेजियल स्पीच के लिए बोलेंगे। ये मॉस्बी का क्वेश्चन है, ठीक है। नाइट्रोफ्रुंटोइन वो ड्रग है जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दी जाती है। अगर किसी को नाइट्रोफ्रुंटोइन चल रही है तो उसको 2 से 3 लीटर पानी पीने के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्मेशन करवाती है। पैरालिटिक इलियस यानी जब जो पेशेंट है वो फ्लैटस को पास नहीं कर पाता उस कंडीशन को पैरालिटिक इलियस कहते हैं। नेक्स्ट है बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये जब भी किसी पेशेंट में हो रहा है, इसकी स्ट्रीम जो होगी यूरिन की वो बहुत ही पतली हो जाएगी, स्टार्ट करने में यूरिन बहुत दिक्कत होगी, रोकने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो बीपीएच को शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या देखने को मिलते हैं, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या देखने को मिलते हैं, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलते हैं। बहुत रिजिड होता है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। ये आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि हमारी इम्यूनिटी क्या हो रही है, लो होती है। जब भी किसी भी पेशेंट को स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत लो हो जाती है। इसीलिए म्यूकोरमाइकोसिस आजकल जो फंगस है वो उन पेशेंट पर अटैक कर रहा है। तो याद रखना, जिनको भी स्टेरॉइड्स चलती है उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अब देखिए बोन मैरो डिप्रेशन, पहला क्या होगा, बोन मैरो डिप्रेशन। एक हमने कहाँ पर देखा था, कीमोथेरेपी में भी बोन मैरो डिप्रेशन होता है और यहाँ पर भी बोन मैरो डिप्रेशन होता है, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं अगर तो, ठीक है। अब अगर बोन मैरो डिप्रेशन होगा तो WBC का प्रोडक्शन भी घट जाएगा, प्लेटिलेट्स का भी घट जाएगा, और RBCs। देखो बोन मैरो क्या बनाती है, बोन मैरो बनाती है आपकी RBC, WBC, ठीक है, प्लेटिलेट्स। अगर इसका डिप्रेशन हो रहा है तो ये भी कम बनेंगी, WBC भी कम बनेंगी और प्लेटिलेट भी कम बनेंगी। और अगर RBC कम बनेगी तो एनीमिक हो जाएगा पेशेंट, WBC कम बनी तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे पेशेंट को, ठीक है। और प्लेटिलेट्स भी कम हुआ तो पेशेंट्स में ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए बोन मैरो डिप्रेशन का अगर पेशेंट है तो उसको हम लोग इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करते हैं और किसी वुंड वगैरह से भी प्रिवेंट करते हैं, ट्रॉमा से, क्योंकि अगर ट्रॉमा हुआ तो प्लेटिलेट्स बहुत कम है, ब्लीडिंग हो जाएगी, और अगर इन्फेक्शन हुआ तो WBC कम है, पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेरॉइड्स किस चीज़ को लीड करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को। स्टेरॉइड्स की वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है बोन्स में, और स्टेरॉइड्स की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वार्ड्स में पेशेंट को जब स्टेरॉइड्स चल रहा होता है तो उन पेशेंट्स का ब्लड शुगर मॉनिटर करना होता है, बिकॉज वो क्या करता है, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेरॉइड से। पहला, स्टेरॉइड्स इम्यूनिटी को क्या करता है, लो करता है। दूसरा, स्टेरॉइड क्या करता है, बोन मैरो डिप्रेशन करता है। यही रीज़न है इम्यूनिटी का। बोन मैरो डिप्रेशन अगर करेगा तो कम बनेंगी RBC, कम बनेंगी WBC, कम बनेंगी प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स भी क्या होंगी, कम बनेंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट इसकी वजह से तो एनीमिक हो जाएगा, इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे क्योंकि WBC नहीं है, और इसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए
पेशेंट को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो अगर पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहा है तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक के लिए हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, वार्ड्स में जब भी पेशेंट को एंटीबायोटिक चलती हैं तो उससे पहले डॉक्टर कहते हैं कि इनका एएसटी करो, ठीक है। एएसटी बोले तो सेंसिटिविटी टेस्ट, पहले सेंसिटिविटी टेस्ट की जाती है कि पेशेंट को उससे रिएक्शन तो नहीं हो रही है, ठीक है। जो हम ट्रांसडर्मल करते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट एएसटी करने के बाद ही कोई भी एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे कि पेप्टाज, ठीक है, एमॉक्सी, ये सारी जो एंटीबायोटिक है इनका पहले एएसटी किया जाता है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक दी जाती है उससे पहले उसका सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है इंट्राडर्मल डाल के, ठीक है। क्वेश्चन आता है ये कि एंटीबायोटिक के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं पहले एंटीबायोटिक देने से पहले। नेक्स्ट है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। अगर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हो रहा है तो कौन कौन से आपको नर्स को क्या क्या ध्यान रखना है, जो हेड लाइन है वो मिड लाइन में होना चाहिए, हेड क्या होना चाहिए, मिड लाइन में होना चाहिए। दूसरा, नेक न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए और हेड को एलिवेट करना है 30 to 45 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया हुआ है कि अगर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर अगर किसी पेशेंट पे हो रहा है या फिर ब्रेन इंजरी हो रही है तो पेशेंट को क्या करना है, एक तो उसका हेड एलिवेट करके रखना है, हेड एलिवेट करके रखना है 35 to 40 डिग्री। दूसरा, हेड को क्या रखना है, मिड लाइन पोजिशन में रखना है, ठीक है। नेक को भी न्यूट्रल पोजिशन में रखना है, यानी नेक ना ही नेक ऐसा होना चाहिए ना ही नेक ऐसा होना चाहिए। नेक को क्या रखना है, मिड लाइन पोजिशन में रखना है, ठीक है। नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है और इसको 30 to 45 डिग्री एलिवेट करके रखना है पेशेंट को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर क्या हो रहा है, अगर पेशेंट में बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हो रहा है तो। नेक्स्ट है मेथोट्रेक्सेट। अगर ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट ड्रग चल रही है तो वो क्या होगा, उस पेशेंट में किसकी कमी हो जाएगी, फॉलिक एसिड की, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अगर किसी भी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट चल रही होगी तो उसमें फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट क्या होता है, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है। इसीलिए जब भी किसी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट चल रही होती है तो उस पेशेंट को फॉलिक एसिड दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट चल रही है तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम फॉलिक एसिड देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, फॉलिक एसिड के लेवल को कम कर देता है, क्योंकि वो उसका एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम उन पेशेंट में क्या देंगे, फॉलिक एसिड देंगे। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट की राइट मास्टेक्टमी हुई है बोले तो, अगर उस पेशेंट की मास्टेक्टमी हुई है, ठीक है, तो क्या करना होता है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, एलिवेट ऑन पिलो। जिस साइड उसकी मास्टेक्टमी हुई है उस साइड को एलिवेट कर देना है पिलो से, ठीक है। और पोस्ट मास्टेक्टमी एक्सरसाइजेज होती है वो करनी है उनको, ठीक है। उस साइड को एलिवेट कर देना है, जिस साइड को मास्टेक्टमी हुई है, ये एनक्लेस का क्वेश्चन है, जिस साइड को मास्टेक्टमी हो उस साइड को एलिवेट कर देना है और पोस्ट मास्टेक्टमी एक्सरसाइजेस करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर किसी बच्चे को है तो उसको किस चीज़ का सप्लीमेंट देना चाहिए, उसको कैल्शियम का सप्लीमेंट देना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज क्या होता है, मिल्क में होता है। अगर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है यानी कि वो दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता है, और दूध वगैरह सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। अब उससे दूध वाली चीज़ें तो टॉलरेट होती नहीं है लैक्टोज इंटॉलरेंस में, जो लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट में, वो उससे टॉलरेट नहीं होता है, इसलिए उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। अगर उससे बच्चे से टॉलरेट नहीं हो रहा है तो उसके बच्चे में क्या कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, इसीलिए हमें कैल्शियम सप्लीमेंट उसे बाहर से देना चाहिए। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट है एलुप्रिनॉल। अगर किसी को एलुप्रिनॉल चल रही हो, एलुप्रिनॉल ड्रग कब चलती है, जब किसी पेशेंट को गाउट होता है, ठीक है, गाउट में एलुप्रिनॉल चलती है। तो जब भी किसी पेशेंट को एलुप्रिनॉल चल रही हो, ध्यान रखें डेली इनटेक 2-3 लीटर ऑफ वाटर विल लिमिट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग रीनल स्टोन। एलुप्रिनॉल अगर किसी पेशेंट को चल रही है गाउट के लिए तो वो रीनल स्टोन बना सकती हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स बना सकती हैं। डेली इनटेक ऑफ, तो ध्यान क्या रखना है, 2 से 3 लीटर फ्लूइड इनटेक होना चाहिए एक दिन में। डेली इनटेक ऑफ 2-3 लीटर ऑफ वाटर विल लिमिट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग रीनल कैल्कुलाई। सेकंड, शुड बी टेकन विद मिल्क फूड और टू डिक्रीज जीआई इरिटेशन, ठीक है। एलुप्रिनॉल के साथ 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। एलुप्रिनॉल वो ड्रग है जो गाउट के लिए दी जाती है, उसके साथ 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो
उसके साथ 2 से 3 लीटर पानी पिएगा रोज़ पेशेंट। और दूसरा, उसको हमेशा या तो मिल्क के साथ या फूड के साथ दिया जाता है, क्योंकि वो जीआई को इरिटेट करता है, इसलिए उसको एलिप्रिनॉल को मिल्क या जीआई के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबेला कैसे ट्रांसमिट होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। रूबेला किससे होता है? एरोजोल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एरोजोल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू रूबेला ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। मेनिंजाइटिस तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। मेनिंजाइटिस किससे? ड्रॉपलेट से। तो रूबेला एरोजोल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो पेशेंट होता है वो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, अगर किसी पेशेंट में हो रहा है तो वो क्या करेगा? बोन मैरो डिप्रेशन करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया करेगा, ठीक है। स्टेरॉइड्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कर देते हैं, बोन मैरो डिप्रेशन कर देते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक चल रही है तो उससे पहले, एंटीबायोटिक चलाने से पहले उसका सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी पेशेंट को बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हो रहा है तो उसके हेड को क्या करना है अपने लोगों ने? उसको 30 to 45 डिग्री एलिवेट करना है, हेड मिड लाइन होना चाहिए और नेक भी क्या होना चाहिए? न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। ये 3 बातों का ध्यान रखना। अगर किसी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट चल रही है तो उस पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट के साथ क्या देंगे? फॉलिक एसिड देंगे, क्योंकि वो क्या करता है? फॉलिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करता है। अगला है, अगर किसी पेशेंट की राइट मास्टेक्टमी हुई है तो जिस साइड मास्टेक्टमी हुई है उसको पिलो से एलिवेट कर देंगे और उसको मास्टेक्टमी के बाद जो एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं वो करने के लिए कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी बच्चे को लैक्टोज का इंटॉलरेंस है तो पहली चीज़, अगर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसे दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ ना दें, क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है। और दूसरा, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी क्योंकि वो दूध से बनी चीज़ें नहीं खा सकता है, तो उसको बाहर से कैल्शियम सप्लीमेंट दे। नेक्स्ट है एल्यूप्रिनॉल। एल्यूप्रिनॉल वो ड्रग है जो गाउट के लिए काम में आती है। एल्यूप्रिनॉल को में 2 से 3 लीटर फ्लूइड देना है और उसको हमेशा मिल्क या फिर फूड के साथ देना है, क्योंकि वो क्या करती है? जीआई को इरिटेट करती है। रूबेला कैसे ट्रांसमिट होता है? रूबेला एरोजोल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का कई बार पूछा जाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मेनिंजाइटिस ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी पेशेंट को मेटफॉर्मिन चल रही है तो उसमें जीआई डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए पेशेंट का जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पेशेंट को मेटफॉर्मिन चलती है वो क्या करती है? जीआई डिस्टर्बेंस कराती है, जिसकी वजह से क्लाइंट को भूख नहीं लगती है ज़्यादा और उसका वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ओरल मेडिकेशंस। एनी प्रोडक्ट कंटेनिंग एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मिल्क, ठीक है, शुड नॉट बी टेकन एन आर बिफोर और आफ्टर एन ओरल डोज बिकॉज इट डिक्रीज एब्जॉर्प्शन बाई 25 to 50%। तो हमें इससे यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आप ओरल मेडिकेशन ले रहे हो तो उसके साथ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मिल्क ये सब नहीं लेना है 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ओरल मेडिकेशन लेने के, क्योंकि वो क्या करती है? एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असॉल्ट किसे कहते हैं? असॉल्ट यानी धमकी देना। अगर कोई धमकी देता है, थ्रेटनिंग अ क्लाइंट विद एन इन्फेक्शन, थ्रेटनिंग अ क्लाइंट विद एन इन्फेक्शन फॉर रिफ्यूजिंग एन ओरल मेडिकेशन। धमकी मतलब, जब असॉल्ट कई बार पूछा जाता है, असॉल्ट का एग्जांपल कौन सा है? तो जबकि जो भी धमकी होती है वो असॉल्ट के अंडर आती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप पेशेंट को बोलोगे कि अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो मैं आपके साथ ये कर दूंगी, आपके हाथ बांध दूंगी, ये सब धमकी के अंदर आते हैं, ठीक है। बैटरे क्या है? अनइंटेंशनल टचिंग। अगर आप टच कर रहे हो, नर्स थ्रेटन गिव एन इंजेक्शन विदाउट कंसेंट, अगर बिना कंसेंट, वो हाँ नहीं बोल रही फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा रहे हो, ठीक है, बैटरी। अनइंटेंशनल टचिंग अगर आप कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है? बैटरी के अंडर आता है, ठीक है, यानी कंसेंट के बिना ही आप इंजेक्शन लगा रहे हो। असॉल्ट क्या होती है? धमकी देती है कि अगर आप ये नहीं खाओगे तो हम आपको यहाँ से ऐसे बांध देंगे या जाने नहीं देंगे, ये सब धमकी के अंदर आता है, ठीक है। ये कई बार इनकी मीनिंग पूछे जाते हैं। स्लैंडर क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज़ फॉल्स एंड हार्म द रेपुटेशन ऑफ अदर। स्लैंडर के अंडर जैसे कि आप पेशेंट के बारे में या किसी दूसरे स्टाफ के बारे में ऐसी बात बोलते हो जो झूठी हो और वो उसकी छवि को क्या कर रही हो? ख़राब कर रही हो, वो किसके अंदर आता है? स्लैंडर के बारे में। जैसे कि आप पेशेंट के बारे में कुछ ऐसी बात बोल रहे हो जो सच ना हो किसी दूसरे को, ठीक है, और उसकी छवि को ख़राब करती हो, वो स्लैंडर होता है।
तो ये तीन टर्म्स आपको पता होने चाहिए। असॉल्ट यानी धमकी देना, बैटरे यानी अनइंटेंशनली आप क्या कर रहे हो, उसको टच कर रहे हो, और उसको हम क्या कहते हैं, बैटरे के अंडर लाते हैं, ठीक है। और सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर यानी जब भी आप किसी पेशेंट के बारे में कुछ नेगेटिव बातें बोल रहे हो जो उसके रेपुटेशन को ख़राब कर रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सिलेंडर। तो ये तीन याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है क्विनिन। क्विनिन टेक्स आफ्टर मील डिक्रीज। ये जो क्विनिन ड्रग होती है ये एपेटाइटी को डिक्रीज करती है, इसलिए खाने के बाद लेनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं आता है, रहने दीजिए। डिसोरिएंट क्लाइंट, अच्छा ये क्वेश्चन आता है, कभी भी कोई डिसोरिएंट क्लाइंट है, जैसे कि पोस्ट एनेस्थेटिक इफेक्ट है, या फिर सर्जरी से आया है, या फिर कोई भी ऐसा पेशेंट जो डिसोरिएंट है, तो नर्स क्या करेगी, नर्स उसके उसमें एक घड़ी लगाएगी, ठीक है, प्लेस अ क्लॉक, उसके रूम में एक घड़ी लगाएगी, ठीक है। और पेशेंट को क्या कराएगी, ओरिएंट कराएगी, यानी पेशेंट को बताएगी देखो आज ये दिन है, आज ये टाइम है, आज ये बार है, ये देखो अभी ये घड़ी है, इसमें इतना बज रहा है। तो जब भी कोई पेशेंट डिसोरिएंट होता है, नर्स का काम है उस समय उस पेशेंट को ओरिएंट कराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस स्फेनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऊपर के सारे पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन ट्रांस स्फेनॉइडल यानी नोज़ के थ्रू आप क्या करते हैं, हाइपोफाइसेक्टमी को, हाइपोफाइसेक्टमी आप नोज़ के थ्रू जाते हैं, ठीक है, जब करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस स्फेनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी। इसमें आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है कि अगर किसी की ट्रांस स्फेनॉइडल यानी कि जैसे ये है, उसके नोज़ के थ्रू हम जाते हैं, मैं आपको कैसे इसमें, ठीक है, अगर उस पेशेंट के ये है, उस पेशेंट के नोज़ के थ्रू आप क्या करते हैं, ब्रेन की सर्जरी करते हैं। तो अगर आपने ये किसी पेशेंट की ट्रांसस्पाइनल कर रखी है, तो उसको ब्रश करने से मना करेंगे, ठीक है। अवॉइड ब्रशिंग द टीथ टू प्रिवेंट डिसरप्शन ऑफ सूचर, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लगाए होंगे, सूचर्स लगाए होंगे, तो उसको ब्रश करने से मना करेंगे ताकि उसके जो सूचर्स हैं वो टूटे ना, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ट्रांसस्फेनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी, अगर नोज़ के थ्रू किसी की भी सर्जरी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड की, नोज़ के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड की किसी की भी सर्जरी हुई है, तो उसको ब्रश करने से मना करेंगे, सूचर्स रप्चर हो सकते हैं। ये एनक्लेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन इंसुलिन वायल। अगर इंसुलिन वायल खुली हो तो उसको आप कब तक कर सकते, कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर 1 मंथ। उसको 1 महीने के लिए आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो। अगर कोई भी इंसुलिन की वायल मोस्टली फ्रिज में हम रखते हैं, लेकिन अगर वो खुली हुई है तो आप उसको रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। कब तक, 1 मंथ तक उसको रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। अगर किसी भी पेशेंट नॉट गिवन अवॉइडेड अंडर चाइल्ड इज 8 ईयर ओल्ड, जब तक बच्चा, रेडिएशन थेरेपी के बारे में क्या बोल रहा है ये, रेडिएशन थेरेपी के बारे में बता रहा है कि जब तक बच्चा 8 साल का ना हो जाए, जब तक बच्चा 8 साल का ना हो जाए तब तक हम रेडिएशन थेरेपी को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी 8 साल से छोटे बच्चे को रेडिएशन थेरेपी नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें इतने इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट नहीं थे, याद रखना। मेटफॉर्मिन क्या करता है, जीआई डिस्टर्बेंस करता है। ओरल मेडिकेशन जब भी लेते हैं तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मिल्क, ये सब चीज़ें नहीं लेते हैं। असॉल्ट मतलब होता है धमकी देना, बैटरी यानी अनइंटेंशनली टच करना, सिलेंडर यानी किसी के बारे में मिस फॉल्स कम्युनिकेशन करना जो उसकी छवि को बिगाड़ता हो। क्विनिन ड्रग को खाने खाने के बाद लेते हैं, कोई वो नहीं है। डिसोरिएंट क्लाइंट अगर कोई भी है तो उसको ओरिएंट कराना हमारा काम है, उसके रूम में एक घड़ी प्लेस करवाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसविस्पोनेडल हाइपोफाइसेक्टमी, किसी की भी और की हो, उसको बोलते हैं कि आप ब्रश नहीं करेंगे, इससे आपके सूचर्स टूट सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर आपने इंसुलिन वायल ओपन किया हुआ है तो आप उसको 1 महीने तक रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, ख़राब नहीं होगी। और नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी 8 साल से छोटे बच्चों में अवॉइड किया जाता है, ठीक है।